प्रश्न नंबर बेटा 8 है। और जैसा कि बेटा आज हमारा टारगेट है पूरे के पूरे अनसॉल्व पेपर को सेट 4 को कंप्लीट करने का, तो आज सेट 4 को कंप्लीट करेंगे। और प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, एकल झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए। विवर्तन प्रतिरूप को बनाना है तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले बात करेंगे विवर्तन की, कि किसी जब जैसे कोई प्रकाश की किरणें जा रही हैं और इसके बीच में आप कोई अवरोध लगा दो, जैसे पेंसिल लगा दी या कोई अवरोध लगा दो, तो अवरोध लगाने से प्रकाश क्या होगा, प्रकाश किनारों पर मुड़ जाएगा। और प्रकाश का किनारों पर मुड़ना यही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा, विवर्तन कहलाएगा। अब इसे एक चित्र से समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक प्रकाश स्रोत लेंगे जिससे बेटा प्रकाश की तरंगें निकलेंगी। ये क्या हमारा प्रकाश स्रोत, इससे बेटा प्रकाश की तरंगें निकलेंगी। ये बेटा प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं, लेकिन हम बेटा बहुत तरंगें न ले जाकर केवल 2 तरंगें ले जाएंगे। इन दोनों तरंगों को पहले लेंस L1 से गुजारेंगे। पहले लेंस बेटा किससे गुजारेंगे, लेंस L1 से। ये हमारा लेंस L1 है। और जब किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें चलती हैं और लेंस से टकराती हैं, तो लेंस से टकराने के बाद यहां पर ये किरणें बेटा कैसी हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएंगी, समांतर। अब इन्हें बेटा एक झिर्री द्वारा बेटा प्रकाश किरणों को ले जाएंगे। एक झिर्री द्वारा प्रकाश किरणों को गुजार रहे हैं इस तरीके से। अब ये प्रकाश किरणें फिर से बेटा एक दूसरा लेंस लगा हुआ, एक दूसरा लेंस बेटा L2 है। ये दूसरा लेंस बेटा कौन सा है, L2 है। इस L2 लेंस से बेटा प्रकाश की किरणों गुजारेंगे। तो जो प्रकाश की किरणें, और दोनों के दोनों बेटा हमारे उत्तल लेंस ही होंगे। क्लियर। अब जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं वह बेटा अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। एक बिंदु पर क्या हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी। और जहां पर ये एकत्रित हो रही है बेटा है केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट बिंदु O मान लिया, ये हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट है। क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक प्रकाश स्रोत S है जिससे बेटा प्रकाश की तरंगें लेंस L1 से, एक उत्तल लेंस L1 से टकराती हैं और वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये कैसे हो जाएंगे बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर बेटा क्या होगा, इन प्रकाश किरणों को एक झिर्री से गुजारा जाता है। तो झिर्री से गुजारने के बाद एक अन्य लेंस दूसरा रखा हुआ है, लेंस L2 उत्तल लेंस, जिससे बेटा प्रकाश की किरणें, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, वह बेटा एक बिंदु पर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती हैं। और इस जहां पर ये एकत्रित हो रही बेटा उसे बोलेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। लेकिन हमें बेटा क्या करना है, इसका विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना है, विवर्तन करना है। तो बेटा ये किरणें बेटा जो झिर्री से जाएंगी और झिर्री से जाने के बाद ये बेटा मान लिया ये बिंदु बेटा कहां पर मिलेंगी, बिंदु P पर। ये बेटा कहां पर मिल रही है, बिंदु P पर। ये बेटा इस तरीके से ये बेटा इसका क्या हो गया, विवर्तन प्रतिरूप। यहां पर ये क्या प्राप्त हुआ, इसका विवर्तन प्रतिरूप बिंदु P। ठीक है। अब चूंकि इस झिर्री की जो चौड़ाई है वह चौड़ाई बेटा हमने क्या मान ली, A। झिर्री की चौड़ाई क्या मान ली हमने, A। और यहां पर A नाम दे दिया और इसे क्या नाम दे दिया, V नाम दे दिया। ठीक है। अब A से बिंदु P तक की दूरी और B से बिंदु P तक की दूरी देखेंगे तो आप बोलोगे कि भाई A से बिंदु P तक की दूरी कम है और B से बिंदु P तक की दूरी अधिक है। मतलब इनके बीच में पथ में अंतर आ गया, और पथ में अंतर आ गया अर्थात उसे बोलेंगे पथांतर। अब दोनों की दूरियों को बराबर करना है तो हम बेटा बिंदु A से क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। बिंदु A से क्या डाल देंगे, एक लंब डाल देंगे दोनों की दूरियों को बराबर करने के लिए। ये बेटा
मैंने इस बिंदु को, और ये बेटा जो पथांतर, इतना पथांतर निकला, के से बिंदु पी तक की दूरी, ए से बिंदु पी तक की दूरी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां पर जो पथांतर निकला वो बेटा कितना निकला, ये वाला बी के। अब ये पथांतर बेटा निकाल लेंगे। इसी पथांतर को निम्निष्ठ के पथांतर से बेटा तुलना कर देंगे तो निम्निष्ठ की स्थितियां मिल जाएंगी। उच्चिष्ट के पथांतर से बेटा तुलना कर देंगे तो उच्चिष्ट की स्थितियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी के में, त्रिभुज ए बी के में लेंगे, त्रिभुज ए बी के, ए बी के, बी के और ए। ये बेटा एंगल 90 के सामने वाली भुजा बेटा कौन सी हो जाएगी, कर्ड। ये भुजा बेटा कौन सी हो जाएगी, कर्ड। क्लियर। अच्छा ये एंगल बेटा थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल बेटा कितना है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और जब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल बेटा कितना बन जाएगा, ये एंगल बेटा थीटा। यह थीटा, यह बेटा थीटा, और ये बेटा पूरा का पूरा 90 में से थीटा गया, 90 में से थीटा कौड़ गया बेटा, ये थीटा निकाल देंगे, 90 माइनस थीटा बचेगा। जब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कौन सा बन जाएगा, थीटा। इससे पिछले बार लेक्चर में भी बताया था बेटा हमने। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा बेटा लंब, अब लगाएंगे साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। लंब वाली भुजा बेटा हमारी कौन सी है, साइन थीटा। लंब वाली भुजा हमारी बी के बट्टे कर्ड वाली भुजा बेटा हमारी कौन सी है, ए बी। और ए से बी तक की बेटा जो चौड़ाई है वह चौड़ाई हमने क्या मानी है, ई मानी है। तो साइन थीटा बराबर बी के बट्टे ई, बी के बट्टे ई, ई भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगी, तो बी के बराबर हो जाएगा साइन ई साइन थीटा, बी के बराबर हो जाएगा ई साइन थीटा। और ये बेटा हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1, यानी यह पथांतर जो निकला है वह पथांतर क्या निकला है, ई साइन थीटा। अब इस पथांतर को निम्निष्ठ के पथांतर से क्या कर दो, बराबर कर दो। तो निम्निष्ठ की स्थिति में, निम्निष्ठ की स्थिति में, निम्निष्ठ की स्थिति में जो पथांतर होता है बी के बराबर वह होता है प्लस माइनस के लैम्डा। निम्निष्ठ की स्थिति में जो पथांतर होगा वह कैसा होगा, बी के बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा। इसे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, LHS बराबर है, दोनों के पथांतर बराबर है, RHS बराबर कर दो। तो RHS में बेटा e sin थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के m लैम्डा के, प्लस माइनस के m लैम्डा के। चूंकि लेकिन बेटा यहां पर सूक्ष्म स्थिति में sin थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के, तो e थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के m लैम्डा के, प्लस माइनस के m लैम्डा के। अगर मुझे इसकी कोणीय स्थितियां निकालनी है, कोणीय स्थितियां निकालनी है, तो कोणीय स्थितियों में बेटा ये e किसमें है, e गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के लैम्डा अपॉन e, जहां m बराबर क्या रखेंगे, m बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये प्लस माइनस m लैम्डा है। ठीक है, जब m बराबर 1 रखोगे तो पहली स्थिति मिलेगी प्लस माइनस के लैम्डा अपॉन e, 1 रखोगे। जब यहां 2 रखोगे तो प्लस माइनस के 2 लैम्डा अपॉन e, यहां 3 रखोगे तो प्लस माइनस के 3 लैम्डा अपॉन e। इस तरीके से बेटा ये इसकी क्या निकलती रहेंगी, निम्निष्ठ की कोणीय स्थितियां निकलती रहेंगी। क्लियर। अब करना क्या है, हमें निकालना उच्चिष्ट के लिए, हमें क्या निकालना है, उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट की स्थिति में, उच्चिष्ट की स्थिति में क्या होगा,
अगर बेटा इसका पथांतर, जो ये पथांतर निकला है, उच्चिष्ट के पथांतर से बराबर कर दोगे तो उच्चिष्ट की स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी। और उच्चिष्ट की स्थितियां प्राप्त होंगी तो देखो यहां से उच्चिष्ट की स्थितियां बेटा क्या होता है, उच्चिष्ट के लिए बी के बराबर होगा प्लस माइनस के 2m माइनस के 1 इंटू में लैम्डा अपॉन 2m माइनस के 1 लैम्डा अपॉन 2। ये बेटा क्या होता है उच्चिष्ट की स्थिति में। अब करना क्या है, इसे समीकरण नंबर 3, समीकरण बीके वाले ये वाले जो पथांतर को बराबर कर दो समीकरण 3 वाले पथांतर से। समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर करेंगे, इसकी LHS बराबर है RHS बराबर कर दो तो ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 2m माइनस के 1 लैम्डा अपॉन 2 के। लेकिन साइन थीटा सूक्ष्म कोण है, अर्थात साइन थीटा सूक्ष्म स्थिति में जो साइन थीटा है वो बराबर हो जाता है थीटा के, तो यहां पर जो ये साइन थीटा वो बराबर हो जाएगा थीटा के बराबर प्लस माइनस के 2m माइनस के 1 लैम्डा अपॉन 2। ये बेटा निम्नलिखित की स्थितियां प्राप्त होंगी बेटा इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बेटा उच्चिष्ट की किसकी स्थितियां प्राप्त होना शुरू हो गई, उच्चिष्ट की। अब मुझे बेटा चाहिए उच्चिष्ट की कोणीय स्थितियां, कोणीय स्थिति निकालनी है। तो कोणीय स्थिति के लिए ये बेटा ई गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 1 2m माइनस के 1 लैम्डा अपॉन 2e। ये बेटा क्या बन जाएगा, कोणीय स्थितियों के लिए फॉर्मूला। क्लियर, यहां तक नोट करिए, तब बेटा आगे करा रहे हैं। इसके बाद बेटा उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति निकालेंगे। उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति क्या है बेटा, देखो जहां पर बेटा यहां पर फॉर्मूला निकला है थीटा बराबर प्लस माइनस के 1 2m माइनस के 1 लैम्डा अपॉन 2e, यहां पर ये फॉर्मूला निकला है। और यहां m बराबर क्या रखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। जब m बराबर बेटा यहां 1 रखोगे तो प्रथम स्थिति क्या मिलेगी, प्रथम स्थिति देखो 2m की जगह 1 रखोगे तो 2 एकम 2 में से 1 गया 1 और 1 का गुणा लैम्डा में करोगे तो लैम्डा अपॉन 2e प्लस माइनस कॉमा। अब m की जगह जब 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 तो 3 लैम्डा अपॉन 2e प्लस माइनस के। ऐसे बेटा 3 रखो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5 लैम्डा अपॉन 2e प्लस माइनस के। ये बेटा स्थितियां प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी, किसकी, उच्चिष्ट की स्थितियां। क्लियर। तो अब यहां पर बेटा क्या करना है, उसके बाद हमसे पूछा है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो अब हम निकालेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये बेटा देखो यहां पर मध्य बिंदु पर बेटा जहां केंद्र ओ लिया था, केंद्र ओ पर प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम। प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम। ये बेटा इस तरीके से। फिर बेटा प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, ले जाएगी कम। यहां पर ये बेटा यहां पर जो प्रकाश की तीव्रता है आई है वह कैसी है, अधिकतम है। यहां पर ओ, ये वाली जो स्थितियां ये वाली हैं, ये हैं प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति, और यह है बेटा प्रथम उच्चिष्ट। यहां बेटा ये प्रथम निम्निष्ठ और ये बेटा कौन सा हो जाएगा, प्रथम उच्चिष्ट। प्रथम उच्चिष्ट। मूल बिंदु से इधर की दूरियां धनात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक। देखो प्रथम उच्चिष्ट, उच्चिष्ट में बेटा कौन कौन से हैं, लैम्डा अपॉन 2e। प्रथम देखो प्लस माइनस के लैम्डा अपॉन 2e, तो माइनस वाला इधर लिखेंगे और प्लस वाला इधर, लैम्डा अपॉन 2e। लेकिन प्रथम निम्निष्ठ में बेटा लैम्डा अपॉन e और लैम्डा अपॉन e। उसके बाद फिर बेटा द्वितीय में 2 लैम्डा अपॉन e, 2 लैम्डा अपॉन e।
और यहां पर बेटा 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, ये बेटा क्लियर। उसके बाद फिर से बेटा जब उच्चिष्ट में जाएंगे तो 3 लैम्डा अपॉन 2e इधर और 3 लैम्डा अपॉन 2e इधर हो जाएगा। अब बात करेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई किसे कहेंगे, तो जो इसका मध्य बिंदु, जो इसका केंद्र है, केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों ओर जो प्रथम निम्निष्ठ हैं, इन प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी, प्रथम निम्निष्ठ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ के बीच की ये दूरी होगी, इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ के बीच की दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। इसे 2 थीटा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 2 थीटा बराबर दोनों ओर की बेटा दूरियां लैम्डा अपॉन ई, लैम्डा अपॉन ई, बेटा दोनों बीच की दूरी कितनी होगी, लैम्डा अपॉन ई और लैम्डा अपॉन ई, 2 लैम्डा अपॉन ई, क्लियर। उसके बाद बेटा नोट करेंगे, फिर इसके कारक कराते हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा देखो आगे बेटा क्या है, आगे यदि रेखा छिद्र की चौड़ाई, यानी रेखा छिद्र की ये चौड़ाई है, इस ई को कम कर दिया जाए तो ये जो बेटा मुख्य उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई है, वह कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेखा छिद्र को कम किया तो कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, यदि रेखा छिद्र की चौड़ाई ई बराबर कर दी जाती है लैम्डा के, तो प्रथम निम्निष्ठ और मुख्य उच्चिष्ट, जो प्रथम निम्निष्ठ है वह मुख्य उच्चिष्ट से थीटा बराबर कितने अंश पे आ जाएगा, 90 अंश पे हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि पूरा स्थान किसका होगा, मुख्य उच्चिष्ट का होगा। क्लियर। नोट करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 8 इंपोर्टेंट प्रश्न है, और 8 का अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले समझेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, देखो जैसे एक बेटा यह एक प्रकाश स्रोत लिया हमने, प्रकाश स्रोत, और यह प्रकाश स्रोत बेटा कैसा है, बिंदु स्रोत है। प्रकाश स्रोत कैसा है, बिंदु स्रोत। तो इससे तरंगें बेटा सभी दिशा में संचरित होंगी, इससे बेटा तरंगें कैसी होंगी, सभी दिशा में संचरित होंगी। लेकिन इससे मिलने वाला जो तरंगाग्र होगा वह तरंगाग्र बेटा कैसा होगा, इससे मिलने वाला जो तरंगाग्र होगा वह कैसा होगा, गोलीय। अब यहां पर जब इस प्रकाश स्रोत के कण इन तरंगिकाओं पर पहुंचते हैं, जब इन प्रकाश स्रोत के कण इन तरंगिकाओं पर पहुंचते हैं, तो ये बेटा किसका काम करना शुरू कर देते हैं, नए प्रकाश स्रोत का काम करना शुरू कर देते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलने वाले कण जब तरंगिकाओं पर पहुंचेंगे तो यह तरंगिकाओं पर पहुंचने से बेटा क्या होंगे, ये जो कण हैं, ये कण बेटा एक नए प्रकाश स्रोत का काम कर देते हैं, और नए प्रकाश स्रोत बन जाते हैं। तो इनसे बेटा निकलने वाली जो तरंगिकाएं होती हैं, इनसे निकलने वाली जो तरंगिकाएं होंगी वह तरंगिकाएं बेटा क्या कहलाती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। इन तरंगिकाओं को क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्लियर। आगे बेटा ये बेटा आगे जाके अगर इन्हें हम बेटा अनंत तक ले जाएं तो ये आगे जाके इस तरीके से समतल की स्थिति में आ जाते हैं। ये तरंगाग्र कैसा बन जाता है, समतल। और समतल की स्थिति पर बेटा, जो समतल स्थिति पर जो तरंगों के कण, जो प्रकाश स्रोत के कण पहुंचेंगे, ये प्रकाश स्रोत के कण
नए तरंग स्रोत का काम करेंगे और ये बेटा क्या बन जाते हैं, इनसे निकलने वाली जो तरंगिकाएं होंगी वह बेटा तरंगा क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। ए डबल डैश वी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश। लेकिन हाइगेंस के सिद्धांत में जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, इन्हें इन प्राथमिक तरंगिकाओं को व्याख्या नहीं किया है, इन्हें बेटा तरंगाग्र नहीं माना है। ए डबल डैश बी डबल डैश को हाइगेंस ने तरंगाग्र नहीं माना है। तरंगाग्र बेटा किसे माना है, ए बी को। और इस पर जो प्रकाश कण आएंगे वो बेटा नए प्रकाश स्रोत का काम करेंगे और इनसे निकलने वाली जो तरंगिकाएं होंगी वही तरंगिकाएं बेटा क्या बन जाती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। यह बेटा किसका सिद्धांत है, हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत। तो क्या कह रहा है, देखो जब किसी माध्यम से कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं और एक ही कला में कंपन करने वाले का जो बिंदु पथ होगा वही क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाता है। उसके बाद तरंगाग्र पर स्थित जो प्रत्येक नए तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और इससे निकलने वाले, जिससे सभी दिशाओं में क्या निकलती, नई गोलीय तरंगिकाएं निकलती हैं, नई गोलीय तरंगिकाएं निकलती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। उसके बाद किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। यानी जो ये द्वितीयक तरंगिका हैं इन पर बेटा स्पर्श, इनका बेटा क्या खींचे, आवरण खींचे, तो यह नई तरंगिकाओं की स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करता है। इसके बाद बेटा इसका अपवर्तन की व्याख्या करा रहे हैं, पहले इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा जो है वह है हाइगेंस के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। देखो क्या है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है। देखो मान लिया बेटा यह एक सतह है एम डैश, यह एक सतह एम डैश है जो सघन और विरल माध्यम को अलग करने वाली है। ये वाला माध्यम एक है, माध्यम एक, और यह बेटा माध्यम कौन सा है, माध्यम दो है। माध्यम एक हमारा विरल माध्यम है और माध्यम दो हमारा कौन सा है, सघन माध्यम है। कौन सा है हमारा, सघन माध्यम है। अब क्या होगा, माध्यम एक से जो बेटा तरंगे हैं वो तरंगे बेटा कहां पर ले जानी है, माध्यम दो में ले जानी है। मान लिया बेटा दो तरंगे, दो समतल तरंगे ए बी एम डैश पर आपतित कराते हैं, एम डैश पर। अब बिल्कुल समतल चलेंगे बेटा इस तरीके से, ये दोनों समतल इस तरीके से समान दूरी तय करेंगी। ये बिंदु P से निकल रही है, बिंदु बेटा Q से निकल रही है और ये समतल तरंगे निकल रही हैं। और इन पर जो बेटा तरंगाग्र खींचेंगे बेटा, तरंगों पर तरंगाग्र बेटा कैसा होता है, लंबवत होता है। तो इस पर बेटा एक नया तरंगाग्र बेटा, यहां पर एक तरंगाग्र बनेगा ए बी। तरंगाग्र कौन सा बनेगा, ए बी। तरंगाग्र कौन सा बनेगा, ए बी। अब क्या होगा, यहां से बेटा हमने डाल दिया ये लंब, यह क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। यह अविलंब है और यह बेटा आपतित किरण है। इसके बीच के कोण को बेटा आपतन कोण आई, इसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण आई। अब क्या होगा, जितना समय बेटा बी एम डैश पर बेटा बिंदु ए डैश तक पहुंचने मिलेगी, जितनी दूरी बेटा, जितने समय में बी ए डैश तक पहुंचता है उतने समय में बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर बेटा, अब देखो यहां से द्वितीयक तरंगिका निकलेगी
अब देखो यहां से क्या होगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो उतने ही समय में जो द्वितीयक तरंगिका बिंदु ए से निकलकर कहां तक पहुंच गई होगी, बी डैश तक। कहां तक पहुंच गई होगी, बी डैश तक। क्लियर। अब क्या करेंगे, यह तरंगिका को बेटा आगे क्यों ले जाएंगे, तो इस पर बेटा क्या डाल देंगे, एक लंब डाल रहे हैं। यहां पर क्या डाल दिया, लंब एन, और यहां एन डैश। अब चूंकि प्रकाश की किरण को बेटा यहां से द्वितीयक तरंगिका को बेटा हमें यहां से तरंग को लेकर जाना है सघन विरल से सघन माध्यम में, और जब तरंग बेटा सघन से विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। अभिलंब की ओर बेटा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और यहां पर बेटा एक ये नया तरंगाग्र ए डैश बी डैश बनेगा। यहां एक नया तरंगाग्र बेटा क्या होगा, ए डैश बी डैश बनेगा। अब इस तरंगिका को बेटा हम कहां ले जा रहे हैं, आगे की ओर। तो ये बेटा कोण कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर। यह वाला कोण कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर। क्लियर। अब देखो यहां से ये बेटा कोण कितना हो जाएगा, ये टोटल 90, ये टोटल 90 में से अगर इस आई को घटा देंगे तो यह बचेगा 90 माइनस के आई। यह कितना बचेगा, 90 माइनस के आई। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल देखो, ये टोटल बेटा 90, ये टोटल 90, और 90 में से यह बेटा 90 माइनस के आई है। तो 90 में से 90 माइनस के आई को घटा दो। माइनस का इसके अंदर गुणा करेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बेटा कोण कितना बचेगा, आई। कितना कोण बचेगा, आई। ऐसे ही अब इधर करेंगे, यह आर, यह 90 माइनस के आर, तो यह बेटा कितना बचेगा, आर। यह कितना बचेगा, आर। क्लियर। अब देख लो, माना विरल माध्यम में जो तरंगों की चाल है वह v1 है, और सघन माध्यम में जो तरंग की चाल है वह क्या है, v2 है। तो यहां से बेटा हम निकाल सकते हैं बेटा यहां से कि दूरी b से a डैश तक और a से b डैश तक, a से b डैश तक और b से a डैश तक की हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू में समय। अब देखो दूरी कहां से कहां तक, B से A डैश तक, दूसरी दूरी A से B डैश तक, ये दूरी तय करनी है। अब देखो जो चाल है, चाल A से B बेटा ये किस माध्यम में है, विरल माध्यम में। विरल माध्यम में चाल B1, समय कितना लग रहा है, T। ऐसे ही A B डैश, A से B डैश तक की दूरी तय करनी है। अब A से B डैश तक की दूरी किस माध्यम में, सघन माध्यम में है। तो सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह क्या है, v2, और समय कितना लग रहा है इसमें, t। क्लियर। अब देखेंगे, अब चूंकि हमें sin i अपॉन sin r इक्वल टू नियतांक निकालना है, तो हम वे त्रिभुज लेंगे बेटा जिसके अंदर कोण i हो और कोण r हो। तो देखो कोण i किस में मिलेगा, त्रिभुज a b a डैश, त्रिभुज a b a डैश में। देखो यह बेटा त्रिभुज a b a डैश, यह कोण i है a b a डैश। क्लियर। अब देखो कोण के सामने वाली भुजा बेटा लंब, यह 90 बेटा यहां पर ये क्या बन जाएगा, कर्ण। क्या बन जाएगा, कर्ण। तो और ये बेटा क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आधार। सबसे लंबी भुजा कर्ण, या 90 अंश के सामने वाली भुजा बेटा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब। अर्थात अब बेटा लगाएंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा की जगह कोण कौन सा हमारा आई, बराबर लंब वाली भुजा कौन सी है, बी ए डैश, बट्टे कर्ण, कर्ण वाली भुजा ए डैश। साइन आई बराबर बी ए डैश, बी ए डैश, बी ए डैश बराबर क्या है, b1t और बट्टे ए डैश। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अब लेंगे बेटा त्रिभुज, जिस कोण बेटा वह त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण r हो।
और कोण आर बेटा ये रहा त्रिभुज ए डैश बी डैश ए। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में देखो, त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में ये कोण आर है ए डैश बी डैश ए। कोण के सामने वाली भुजा लंब, यह 90 के अंश के सामने वाली भुजा बेटा कर्ण, लगा देंगे साइन। तो साइन थीटा की जगह बेटा कौन है आर, साइन थीटा बराबर लंब, लंब वाली भुजा कौन सी है ए बी डैश, ए बी डैश वट्टे आधार वट्टे कर्ण, कर्ण वाली भुजा ए डैश, ए डैश। तो यहां से बेटा क्या होगा, यहां से ए बी डैश और ए बी डैश तक की दूरी कितनी है B2 इंटू में T। तो साइन R बराबर B2 इंटू T और बट्टे में ए डैश। समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, समीकरण 1 में भाग कर दो 2 का, समीकरण 1 भागित 2, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक सिद्ध करना है। तो भाग करेंगे तो LHS और RHS में। तो LHS में बेटा साइन आई बट्टे इसकी LHS में कौन है साइन आर, LHS में साइन आई बट्टे साइन आर बराबर RHS में V1T बट्टे ए डैश बट्टे V2T बट्टे ए डैश। तो देखो यहां से ए डैश से ए डैश कैंसिल, टी से टी कैंसिल। अब B1 का बाहर गुणा करेंगे तो साइन आई बट्टे साइन आर, B1 का बेटा बाहर गुणा करेंगे तो B1 बट्टे V2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहां पर कुछ नहीं एक बचेगा तो B2। क्लियर। और ये बेटा बन जाएगा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। क्लियर। तो यह बेटा कौन सा हमारे अपवर्तन के नियम की व्याख्या। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 9, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है दे ब्रोगली द्रव्य तरंगें क्या हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी और क्यों। देखो सबसे पहले समझेंगे दे ब्रोगली तरंग। दे ब्रोगली तरंग तो क्या है दे ब्रोगली तरंग। जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन आदि गतिशील हैं तो ये कण तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन्हीं तरंगों को हम द्रव्य तरंगें या दे ब्रोगली तरंगें कहते हैं। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन आदि गतिशील हैं तो ये कण तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को दे ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया है इसके गुण, तो हेड ना लेंगे बेटा गुण, दे ब्रोगली तरंग के गुण। देखो क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है H अपॉन P। लैम्डा बराबर क्या होता है H अपॉन P। P संवेग है और P संवेग है तो संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहां पर लैम्डा बराबर हो जाएगा H अपॉन P की जगह लगाएंगे द्रव्यमान इंटू में वेग। तो यानी जो तरंग दैर्घ्य है वह जो कण होता है उस कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है
और यह तरंगदैर्घ्य है वह कण के वेग के भी कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला पॉइंट लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/b, अर्थात कण का वेग कम होने से, कण का वेग कम होने से तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। यानी अगर वेग कम होगा तो तरंगदैर्घ्य बेटा कैसी होगी, अधिक होगी। दूसरा जो तरंगदैर्घ्य है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/m के। तो जिस कण का अर्थात जिस कण का द्रव्यमान कम होता है उस कण की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। अर्थात जिस कण का बेटा जिस कण का द्रव्यमान अगर कम होगा तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, द्रव्यमान अधिक होगा तरंगदैर्घ्य कैसी होगी, कम होगी। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट है दे ब्रोगली तरंगें, दे ब्रोगली तरंगें चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, चुंबकीय तरंगें नहीं है। दे ब्रोगली तरंगें बेटा क्या है, चुंबकीय तरंगें नहीं है। इसके बाद बेटा एक प्रश्न और पूछा गया है इसके अंदर, देखो अल्फा कण का द्रव्यमान, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन और कौन कौन दे रखा है बेटा, अल्फा कण दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, लेकिन अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है, अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो अल्फा कण कॉमा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, और जिसका द्रव्यमान कम होता है उसकी तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, ज्यादा। इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। तो इन सब में सबसे ज्यादा बेटा तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होगी, वो इलेक्ट्रॉन की। सबसे कम किसकी होगी, वो होगी अल्फा कण की। क्लियर। तो यहां से बेटा क्वेश्चन नंबर 9 नोट करेंगे। के बाद बेटा प्रश्न नंबर 9 इंपोर्टेंट प्रश्न है ये बेटा, अथवा क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द बेटा हम सेट नंबर 5 को आरंभ करेंगे और केमिस्ट्री का भी सेट नंबर 5 आरंभ करेंगे। दोनों को बेटा एक साथ आरंभ करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। पी-एन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अवनति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। देखो सबसे पहले बेटा देखो यहां पर पी-एन संधि मिलकर बनी होती है पी क्षेत्र और एन क्षेत्र से। ये पी क्षेत्र है और ये बेटा कौन है, एन क्षेत्र। और यह बेटा जो ये बेटा संधि है, यह संधि क्या कहलाती है, पी-एन संधि। यह संधि बेटा क्या कहलाएगी, पी-एन संधि जोड़। क्लियर। यह पी-एन संधि जोड़ कहलाएगा। अब क्या होगा, पी टाइप क्षेत्र में बेटा कोटर रहते हैं और एन टाइप क्षेत्र में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। किंतु क्या होगा कि पी टाइप क्षेत्र में संधि के समीप
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा एन टाइप क्षेत्र में संधि के समीप, इस संधि के समीप कोटरों की अधिकता हो जाती है। तो ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश मिलकर एक पतली परत बना देते हैं और यही परत क्या कहलाती है? अवक्षय परत। क्या कहलाती है? अवक्षय परत। और यहां पर बेटा ये तो हो गई अक्षय परत के बारे में। उसके बाद बात करेंगे किसकी? विभव प्राचीर की। तो विभव प्राचीर में क्या होगा? जो पीएन संधि पर जो अक्षय परत है, ये जो अक्षय परत बनी है, इस अक्षय परत के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा, जो आवेशों के कारण, कोटरों और इलेक्ट्रॉनों के कारण जो ये अक्षय परत बनी, और अक्षय परत के कारण इसके सिरों पर कौन उत्पन्न हो रहा है? विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर। अग्रदिशिक बॉयस में जो अक्षय परत है, उस अक्षय परत की चौड़ाई कैसी हो जाएगी? कम हो जाती है, जबकि पश्च दिशिक में क्या हो जाती है? जो परत की चौड़ाई है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जबकि अग्रदिशिक में जो विभव प्राचीर है वह कम हो जाएगा, लेकिन पश्च दिशिक बॉयस में क्या हो जाता है? अधिक बढ़ जाता है। नोट करेंगे। इसके बाद बेटा आगे करा रहे इसका। इसके बाद बेटा पूर्ण दिष्टकरण, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में समझते हैं। देखो क्या है, समझते हैं। देखो सबसे पहले बेटा हम दो कुंडली लेंगे, ट्रांसफार्मर की दो कुंडली लेंगे, और दो कुंडली लेंगे और दोनों कुंडली को बेटा पास पास रखेंगे। इसमें क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण रूप से दिष्टकरण होता है। इसमें क्या होगा? जो प्राथमिक कुंडली है इसे T1 मान लिया, द्वितीय कुंडली को हमने क्या मान लिया? T2। द्वितीय कुंडली को क्या बोल दिया? T2। प्राथमिक कुंडली में बेटा हम क्या करेंगे? इसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देंगे। इसे हम किससे जोड़ेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती धारा से। और यह कुंडली बेटा कैसी हो जाएगी? निवेशी कुंडली हो जाएगी। जबकि द्वितीय कुंडली को हम क्या करेंगे? दो डायोड उपयोग करेंगे। पीएन संधि डायोड कितने डायोड? दो। एक डायोड D1, ये P और ये बेटा N, पीएन संधि डायोड का पहला। दूसरा ये बेटा डायोड, दूसरा डायोड बेटा पीएन का, ये पीएन संधि का ये दूसरा डायोड। दो डायोड का उपयोग करेंगे और इसके मध्य में बेटा हम क्या करेंगे? एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। इसके मध्य में हम क्या लगा देंगे? एक लोड प्रतिरोध लगा देंगे। इस कुंडली के मध्य में हम क्या लगा देंगे? एक लोड प्रतिरोध लगा देंगे। इस कुंडली को बेटा AB बोल दिया हमने। अब करेंगे क्या? इसमें क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण रूप से दिष्टकरण होता है। देखो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये मूल बिंदु रहा, आधा ग्राफ, आधा चक्र धनात्मक और आधा चक्र कैसा होगा? ऋणात्मक, क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर वाला धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे वाला ऋणात्मक होगा। क्लियर? अब क्या होगा? जब हम बेटा द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे, तब आधे अर्ध चक्र धनात्मक में, अर्ध चक्र धनात्मक की स्थिति की बात कर रहे हैं। अर्ध चक्र धनात्मक में A प्लस टर्मिनल से A पर प्लस और B पर ऋण विभव आ जाएगा। A पर धन विभव और B पर ऋण विभव आ जाएगा। तो अब क्या होगा? अब स्थिति कैसी होगी? तो देखो जब P टाइप क्षेत्र को धन विभव से और N टाइप क्षेत्र को, ये बेटा जो N टाइप क्षेत्र है वह बेटा किससे? बेटा ऋण विभव से है। P टाइप क्षेत्र धन विभव से और N टाइप क्षेत्र ऋण विभव से आ जाएगा। तो यहां पर बेटा चालन होगा, अर्थात यह वाला जो डायोड D1 है, डायोड D1 अग्र अवनत की स्थिति में होगा, जबकि डायोड D2 उत्क्रम अवनत की स्थिति में होगा। और अग्र अवनत की स्थिति में डायोड D1 में विद्युत का चालन होता है, जबकि उत्क्रम अवनत में जो डायोड D2 होगा वह कैसा होगा? अचालक की स्थिति में होगा। ये आधे चक्र की बात करेंगे। लेकिन आधा चक्र हम जब ऋणात्मक लेंगे तो ऋणात्मक में बेटा ये सिरे पलट जाएंगे, B पर धन और A पर ऋण विभव आ जाएगा। और A पर ऋण विभव आने से डायोड D का P2 जो P टाइप का क्षेत्र है वह धन विभव से
और डायोड D1 का जो पी टाइप का क्षेत्र है वह बेटा किससे आ जाएगा, ऋण विभव से। और जब पी टाइप क्षेत्र ऋण विभव से होता है तो वह उत्क्रम अभिनत होता है, जब पी टाइप क्षेत्र धन विभव से होगा तो वह बेटा अग्र अभिनत होता है। और अग्र अभिनत की स्थिति में धारा का चालन होता है, जबकि उत्क्रम स्थिति में धारा का चालन नहीं होता। तो डायोड D2, जब बेटा हम आधे अर्धचक्र ऋणात्मक की बात कर रहे हैं तो डायोड D2 है ना, वह बेटा किस स्थिति में आ गया, वह अग्र अभिनत की स्थिति में आ गया। और अग्र अभिनत की स्थिति में धारा का चालन होता है, जबकि डायोड D2 किस स्थिति में आ गया, उत्क्रम अभिनत की स्थिति में आ गया, यानी यह अचालक स्थिति में चला गया, यानी आधा चक्र। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब बेटा आधा चक्र में बेटा जब धनात्मक चक्र होगा तब डायोड D1 चालन की स्थिति में होगा, और जब बेटा आधा चक्र ऋणात्मक लेंगे, आधा चक्र ऋणात्मक होगा तो डायोड D2 चालन की स्थिति में होगा। अर्थात यहां पर बेटा इनके बीच में अगर हम चित्रांकन करें प्रत्यावर्ती धारा और निवेशी निर्गत धारा के बीच में, देखो यहां से यह बेटा है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और यह बेटा हमें क्या मिलेगी, निर्गत धारा। देखो प्रत्यावर्ती धारा में आधा चक्र धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। अब निर्गत धारा में क्या होगा, जो D1 है, D1 डायोड, जब निर्गत धारा में आधा चक्र जब धनात्मक होता है तो डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है, अग्र अभिनत स्थिति में होता है। लेकिन डायोड D2 कैसा होगा, उत्क्रम स्थिति में। फिर बेटा आधा चक्र जब ऋणात्मक होगा तो डायोड D2 में धारा बहेगी, किसमें बहेगी, डायोड D2 में धारा बहेगी। लेकिन D1 बेटा कैसा होगा, D1 हमारा उत्क्रम अभिनत होगा, मतलब D2 में धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर से बेटा जब आधा चक्र धनात्मक होगा तो डायोड D1 में धारा बहेगी, फिर बेटा आधा चक्र ऋणात्मक होगा, डायोड D2 में धारा प्रवाहित होगी। क्लियर। तो यह बेटा क्या था, यह हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी था। और इसी के साथ हमारा बेटा ये अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ। उम्मीद है कि आप लोग बेटा लगातार मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए ताकि हम बेटा ज्यादा से ज्यादा और इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लेकर आए, फिजिक्स केमिस्ट्री के, और बहुत जल्द लाइव क्लास को भी स्टार्ट करें। नोट करें बेटा।